हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो हमारा होने वाला है सीटेट पेपर 2 के लिए एसएसटी से। और एसएसटी में भी 2-3 सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री होती है, पॉलिटी होती है और ज्योग्राफी होती है। तो आज का हमारा जो चैप्टर होगा, वीडियो होगा, वो होगा भूगोल से। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मानव पर्यावरण, अन्योन्क्रिया, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश, शीतोष्ण घास स्थलों में जीवन और रेगिस्तान में जीवन। फ्रेंड्स, ये क्लास 7th एनसीईआरटी की बुक है, बट बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके बारे में आपको भी नहीं पता होगा, या फिर अगर आपने बचपन में पढ़ा होगा तो मिस तो आपने कर ही दिया होगा। और अगर आपको सारे क्वेश्चंस पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए फटाफट से आज का वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं आज के अपने सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय प्रदेश किन रेखा के मध्य स्थित है। ये जो उष्णकटिबंधीय प्रदेश है वो किन रेखा के मध्य में स्थित हैं। ठीक है, ऑप्शन है कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में, कर्क रेखा और अंटार्कटिक रेखा के बीच में, मकर रेखा और भूमध्य रेखा के बीच में, कर्क रेखा और समताप रेखा के मध्य में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में स्थित है उष्णकटिबंधीय प्रदेश। ठीक है, और ये जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से और 10 डिग्री दक्षिण के मध्य भाग में स्थित है जो प्रदेश, उसे कहते हैं हम भूमध्य रेखीय प्रदेश। ठीक है, और इसी भूमध्य रेखीय प्रदेश से होकर कौन सी नदी गुजरती है, अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, इसका करेक्ट आंसर हुआ उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में स्थित। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजन नदी किस प्रदेश से होकर गुजरती है या बहती है। ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय प्रदेश, भूमध्य रेखीय प्रदेश, शीतोष्ण प्रदेश या फिर ब्रह्मपुत्र बेसिन। तो इसका जो आंसर है वो तो हमने पहले ही क्वेश्चन में देख लिया कि जो अमेजन नदी है वो भूमध्य रेखीय प्रदेश से होकर बहती है, गुजरती है। ठीक है, अमेजन नदी भूमध्य रेखीय प्रदेश से होकर बहती है। ठीक है, अच्छा, आप में से कितने लोगों को पता है कि अमेजन नदी का नाम अमेजन ही क्यों पड़ा, कोई और नाम भी तो हो सकता था। तो अमेजन नदी का नाम अमेजन क्यों पड़ा, ये एक छोटा सा एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी दी हुई है इसमें कि जब स्पेन के अन्वेषकों ने, आप ये तो जानते ही होंगे कि आंद्रे रूजो और कुछ पुर्तगालियों, स्पेनिश लोगों ने अमेजन नदी की खोज करी थी, सैनिक। तो जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की तब उनके सामने कुछ लोग आए जो सर पे सुरक्षा कवच यानी हेड गियर लगाए हुए थे और घास की स्कर्ट पहने हुए थे। आदिवासी होते हैं ना, सर पे कहीं पे आप देखेंगे पत्तल, घास फूस और कुछ ऐसे ही सर पे, और स्कर्ट भी उसी के पहने होते हैं। आदिवासियों का जो ड्रेस होता था उस समय, तो ऐसा कुछ पहना हुआ था और उन लोगों ने स्पेनिश पर अटैक किया। ठीक है, आक्रमण किया उन लोगों पर, स्थानीय आदिवासियों ने। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य जो था, एंशिएंट टाइम का जो रोमन साम्राज्य था, उसके अमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिला दी। ठीक है, ऐसा अटैक किया कि उन्हें रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक जो महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह होते थे उनकी याद आ गई, और इस प्रकार यहाँ का नाम पड़ा अमेजन। ठीक है, कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे डॉट डॉट नदी का कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, नदी का। ऑप्शन है सुहाना, मुहाना, सुहाना, जल संग्रहण या फिर डेल्टा। तो ये तो बहुत ही ईजी है, इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा कि जिस स्थान पर कोई नदी, जैसे ये नदी है और ये किसी अन्य जल राशि से मिल रही है, ठीक है, तो उसे नदी का हम कहते हैं मुहाना। ठीक है, सुहाना नहीं, मुहाना कहते हैं नदी का, ये हो गया मुहाना। ठीक है, और सहायक नदियाँ क्या होती हैं, सहायक नदियाँ छोटी नदियाँ होती हैं। ठीक है, ये छोटी नदियाँ होती हैं जो मुख्य नदी से मिलती हैं, जो बड़ी नदी होती है उससे जाकर मिलती हैं, उन्हें कहते हैं सहायक नदियाँ। और मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहा कर ले जाती है वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण
क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? ऑप्शन है गंगा नदी बेसिन, अमेजन नदी बेसिन, नील नदी बेसिन या फिर ऑप्शन डी मिसिसिपी नदी बेसिन। बताइए कौन सा होगा इसका आंसर? बिल्कुल करेक्ट, इसका आंसर है ऑप्शन डी अमेजन नदी बेसिन जो है वो है विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन। ठीक है, और नदी का जो ये बेसिन होता है ये क्या होता है? पहले हम क्वेश्चन में देखा है ना हमने कि ये जो छोटी नदियाँ होती हैं जिन्हें हम सहायक नदियाँ कहते हैं, ये जब मुख्य नदी से मिलती हैं और मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहा कर ले जाती है वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, और अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। ठीक है, और ये जो अमेजन नदी है इसमें बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। इसमें आता है ब्राज़ील के कुछ भागों में, पेरू के कुछ भाग, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला यानी वेनेजुएला के छोटे भाग में ये अपवाहित होती है अमेजन नदी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा अमेजन बेसिन। अच्छा, हमने ये तो जान लिया कि अमेजन नदी जो है वो भूमध्य रेखीय प्रदेश से होकर बहती है, गुजरती है, और अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। तो हम ये भी जान लेते हैं कि अमेजन बेसिन का जो जलवायु है वो कैसा है, वहाँ पे लोग रहते हैं, कैसे रहते हैं, कैसा मौसम वहाँ होता है। क्योंकि पता है सीटेट में इतना इजी क्वेश्चन होगा कभी कभी ना कि आपको लगेगा कि पढ़ा है बट एग्जैक्ट आपको याद नहीं आएगा। और सीटेट का जैसे अभी जो पिछली बार जो अभी पेपर हुआ है उसमें देखिए एनसीईआरटी बुक से बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे कॉपी पेस्ट ही कर दिया है। उसमें एक क्वेश्चन था 1883 में इल्बर्ट बिल के लागू करने पर विरोध हुआ क्योंकि, ऑप्शन दिया हुआ था कि किस लिए विरोध हुआ। अब सबने तो ये पढ़ा कि इल्बर्ट बिल जो है वो कब पारित हुआ, कब लागू हुआ, कब आया वगैरह वगैरह, लेकिन एग्जैक्ट जैसे बुक का था ना पूरा का पूरा ऑप्शन में था। तो ऐसा सीटेट में बहुत होता है। तो चलिए जलवायु के बारे में भी जान ही लेते हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। तो चलिए देखते हैं कैसा जलवायु होता है। अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला हुआ ये तो हमें पता है, और यहाँ पर पूरे वर्ष गर्म एवं नम जलवायु रहती है। ठीक है, और यहाँ का मौसम दिन और रात दोनों ही समय लगभग बराबर होता है, समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है और शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। देखिए जब गर्म होगा और आर्द्र होगा, ठीक है, तो शरीर में चिपचिपाहट महसूस होगी ही। हमारे उत्तर भारत में क्या होता है, जब सितंबर और अक्टूबर के बीच में जब बारिश होती है और गर्मी और बारिश दोनों जब होती है और बादल हो तो चिपचिपाहट होती है। बहुत सारे लोग कूलर चलाना बंद कर देते हैं पानी से कि अरे बहुत चिपचिप लग रहा है, चिपचिप हो जाता है पूरा मौसम। ऐसा ही है। और इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है, डेली बारिश होती है, और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। ऐसा नहीं कि बहुत घना बादल छाया, आधे एक घंटे फिर बिजली बादल बहुत गरजा, आपको पहले ही पता चल जाएगा आज बारिश होने वाली है। ऐसा कुछ नहीं होता है, वहाँ पे रोज़ ही बारिश होती है। ठीक है, और दिन का तापमान जो है वो उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है। दिन में क्या होता है, तापमान उच्च होता है और आर्द्रता अति उच्च यानी कि बहुत ज़्यादा होती है। रात के समय तापमान तो कम हो जाता है लेकिन जो आर्द्रता है वो वैसी की वैसी ही यानी उच्च यानी ज़्यादा ही बनी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्किड एवं ब्रोमिलॉयड क्या होते हैं? ब्रोमिलॉयड क्या होते हैं? ऑर्किड और ब्रोमिलॉयड। ठीक है, ऑप्शन है परजीवी पौधे, मांस खाने वाली मछली, वर्षा के जंतु होते हैं, वर्षा वन के जंतु सॉरी, या फिर अमेजन के आदिवासी होते हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परजीवी पौधे। ठीक है, हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी, हम अमेजन बेसिन पर हैं। तो अमेजन बेसिन में यानी भूमध्य रेखीय प्रदेशों में जब बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, ये तो आपको पता चल ही गया है कि बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, और इसकी वजह से यहाँ की जो भूमि है उस पर बहुत घना जंगल यानी वन उगाते हैं। ठीक है, घना जंगल हो जाता है क्योंकि हमेशा डेली ही बारिश होती है, और वन इतने घने होते हैं, इतने सघन होते हैं कि पत्तियों और शाखाओं से छत सी बन जाती है। ठीक है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश
धरातल तक यानी ज़मीन तक नहीं पहुंच पाता। इतने ज़्यादा घने जंगल होते हैं, बिल्कुल पत्तियों से छत बन जाता है और सूरज की जो रोशनी है, प्रकाश है, वो ज़मीन तक, धरातल तक पहुंच नहीं पाता है। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। अब धूप आएगी नहीं, रोशनी होगी नहीं, धूप नहीं होगा तो वहाँ तो ज़मीन नम ही बनी रहेगी, तो नम बनी रहती है। और यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती हैं जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो, जैसे कि परजीवी पौधे। ठीक है, तो ये जो आर्किड और ब्रोमीलॉयड है, ये क्या है? परजीवी पौधे हैं जो अमेज़न बेसिन में होते हैं। ठीक है, और ये जो ब्रोमीलॉयड है ना, जो एक विशेष प्रकार का पौधा होता है, ये अपनी पत्तियों में पानी को संचित रखता है, यानी अपनी पत्तियों के अंदर ये जल भर के रखता है, पानी भर के रखता है। और इसमें मेंढक जैसे प्राणी जो होते हैं वो इस पानी का यूज़ करते हैं, इसका जो पत्तियों से ये पॉकेट जैसा बन जाता है उसका यूज़ करते हैं अंडा देने के लिए। ठीक है, इसमें अंडे देते हैं मेंढक जैसे प्राणी ब्रोमीलॉयड पौधे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमेज़न के वर्षावन में कौन से पक्षी पाए जाते हैं? ऑप्शन है टूकन या टकून, कबूतर, मोर या फिर कौवा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टूकन। अमेज़न के वर्षावन में पाया जाता है टूकन। ठीक है, वर्षावन जो होता है वहाँ पे प्राणी जात की बहुत प्रचुरता होती है और टूकन, इसके साथ ही गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षित वाले पक्षी यानी जिनके पंख जो हैं वो रंगीन होते हैं, और भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले कई प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से बिल्कुल अलग होते हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो होता है टूकन पक्षी, इसकी चोंच जो है वो रंग बिरंगी और थोड़ी सी लंबी होती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टूकन। ये तो हो गई पक्षियों की बात। इसके अलावा प्राणियों में यानी जानवरों में होते हैं बंदर, स्लॉथ एवं चींटी खाने वाले टैपीर भी यहाँ पाए जाते हैं। टैपीर जानवर जो चींटियाँ खाता है और सूअर की जैसा ये दिखाई पड़ता है। सांप एवं सरीसृप की भी बहुत सारी प्रजातियाँ इन वनों में पाई जाती हैं और मगर, सांप, अजगर और एनाकोंडा एवं बोआ कुछ ऐसी ही प्रजातियाँ हैं जो कि अमेज़न के जंगल में पाई जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा हजारों कीड़े मकोड़े भी अमेज़न बेसिन में निवास करते हैं, जैसे कि मांस खाने वाली पिरान्या, मत्स्य यानी मांस खाने वाली पिरान्या मछली है। इसके अलावा मछलियों की बहुत सारी प्रजातियां भी अमेज़न नदी में पाई जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन क्या है? असाधारण रूप से समृद्ध है। और ये जो पूरा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, इसके अलावा आपको पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक इसमें से छूटने वाला नहीं है। अगर सीटेट में आपका इन तीनों चैप्टर में से आया ना कोई भी क्वेश्चन, तो आप बड़े आराम से कर लेंगे, क्योंकि इससे अलग कुछ भी नहीं होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है, मैनियोक कहाँ का प्रमुख भोजन है? मैनियोक जो है वो किसी भोजन का नाम है और हमें बताना है कि ये कहाँ का प्रमुख भोजन है। ऑप्शन है गंगा बेसिन, अफ्रीका, अमेज़न या फिर प्रेयरी प्रदेश। तो हम जो है वो अमेज़न टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आप समझ ही गए होंगे कि ये है अमेज़न का। ठीक है, और यहाँ के लोग जो अमेज़न बेसिन के लोग होते हैं वो छोटे से क्षेत्र में वन के यानी जंगलों के कुछ वृक्षों को, पेड़ों को काट कर अपने भोजन के लिए क्या करते हैं? फसल उगाते हैं। ठीक है, और यहाँ के जो पुरुष होते हैं वो शिकार करते हैं और नदी में मछलियाँ पकड़ते हैं, नदियों में जाते हैं, मछलियों को पकड़ते हैं। ठीक है, और जबकि जो औरतें होती हैं, महिलाएँ होती हैं, वो फसलों का ध्यान रखती हैं और वे मुख्यतः टेपियोका, अनानास एवं शकरकंद उगाते हैं। ठीक है, क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है, ज़रूरी नहीं होता है कि मछली मिल ही जाए या शिकार मिल ही जाए, तो ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई शाक सब्जियों से अपने परिवार का क्या करती हैं? भरण पोषण करती हैं। अगर शिकार ना मिला, मछली ना मिली, तो ऐसा तो होगा नहीं कि वो लोग भूखे रहेंगे। तो ऐसे में वहाँ की महिलाएं क्या करती हैं? अपनी उगाई शाक सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। और वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति, ठीक है, कर्तन एवं दहन क्या है? ये कृषि पद्धति है और ये
नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में कि ये कर्तन एवं दहन होता क्या है। इसका ये प्रयोग करते हैं यहाँ के लोग और इनका मुख्य आहार है मैनियॉक। ठीक है, मैनियॉक जो क्वेश्चन में है ये होता है उनका मुख्य आहार, जिसे कसावा भी कहते हैं। मैनियॉक को क्या कहते हैं? कसावा भी कहते हैं। और मैनियॉक जो है वो आलू की तरह ज़मीन के अंदर पैदा होता है। ठीक है, जैसे आलू हुआ, शकरकंद हुआ, तो ये आलू की तरह ज़मीन में पैदा होता है। और इसके साथ ही यहाँ के लोगों द्वारा कॉफ़ी, मक्का और कोको जैसी नकदी फसल भी उगाई जाती है। ठीक है, तो चलिए हमने देखा सुना कि ये कर्तन एवं दहन पद्धति, तो हमें ये जानना होगा कि ये कर्तन एवं दहन पद्धति होती क्या है। तो इसमें क्या होता है, किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काटकर भूमि को साफ करते हैं। ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, उन्हें क्या करते हैं किसान, काट कर उस जगह को, उस ज़मीन को बिल्कुल साफ़ करते हैं। फिर उसको ये लोग जलाते हैं। ठीक है, साफ़ करके फिर झाड़ियों को इन्होंने जला दिया, उसको जलाया जाता है, जिससे पोषक तत्व जो होता है वो मिट्टी में मिल जाता है और ये खाद का काम करता है। इस साफ़ ज़मीन पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। ठीक है, साफ़ किया, उसमें जो भी झाड़ियाँ थी उनको जलाया और उसका यूज़ इन लोगों ने कैसे किया, साफ़ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। ठीक है, ज़मीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है। क्या हो जाता है? अभाव हो जाता है, इसलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ़ किया जाता है। ठीक है, एक ही जगह को इन लोगों ने झाड़ियों को काटा, जलाया, साफ़ किया और कई बार वहीं पे फसल की, कुछ वर्षों तक की। फिर क्या होता है, वहाँ की मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, फिर अच्छी फसल नहीं हो पाती है। इसलिए इस टुकड़े को छोड़कर, उस ज़मीन को छोड़कर फिर लोग बाद की फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को, किसी दूसरी जगह को साफ़ करते हैं। ठीक है, इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष, पेड़ उगाते हैं। इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है। जहाँ पे छोड़ा था वहाँ पे इसी बीच में फिर से वृक्ष उगाते हैं, झाड़ियाँ उगाती हैं और मिट्टी क्या हो जाती है, पुनः वापस से उपजाऊ बन जाती है। तब लोग इस भूमि के टुकड़े को पुनः यूज़ करते हैं, फिर वहाँ पे फिर से फसल उगाई जाती है। तो ये होता है कर्तन एवं दहन पद्धति। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमने इस क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम दिया, बहुत ज़्यादा फोकस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मलोका क्या होता है? ऑप्शन है वर्षावन का जानवर होता है। वर्षावन में बड़े अपार्टमेंट्स होते हैं, मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर को कहते हैं, या फिर इग्लू यानी जो बर्फ़ में रहने वाले मकान होते हैं उन्हें कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा, वर्षावन में जो बड़े अपार्टमेंट होते हैं उन्हें कहते हैं मलोका। ठीक है, और अमेज़न बेसिन में ये जो वर्षावन है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी तो प्रदान करते ही हैं। बारिश होती है, घने जंगल है, लकड़ियाँ तो मिलती ही हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, छोटे घरों में। ठीक है, जबकि कुछ लोग ऐसे हैं जो मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी जो छत होती है वो तीव्र ढलान वाली होती है, ताकि बारिश हो और पूरा का पूरा पानी जो है वो नीचे ढलान से तेज़ी से निकल जाए, रुके ना। ठीक है, तो ये होता है मलोका। फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज हमारा जो अमेज़न बेसिन है वो पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो गया है। सीटेट के लिए एनसीईआरटी बुक में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आने वाला है अमेज़न बेसिन से, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बड़े आराम से कर लेंगे। जितना है इस वीडियो में, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अगर हम तीनों चैप्टर एक वीडियो में देंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मेरा रहेगा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, पूरा टॉपिक हम उसका देखेंगे, पूरा का पूरा कवर करेंगे। और नेक्स्ट हमारा शीतोष्ण घास होगा। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो फ्रेंड्स अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।